दोस्तों लास्ट क्लास में हमने फंड के बारे में जाना था। कौन कौन से तरीके के फंड होते हैं जो पार्लियामेंट यूज करता है, जैसे कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट के अलग अलग फंक्शंस क्या है, किन तरीके के मल्टी फंक्शंस रोल यहाँ पे पार्लियामेंट निभाता है। जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव में क्या काम होते हैं, एग्जीक्यूटिव में किस तरह के पावर एंड फंक्शन होते हैं, फाइनेंस में किस तरह के पावर फंक्शन होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट का टॉपिक चल रहा था और पार्लियामेंट के टॉपिक पे हम लोग अब पहुंच चुके हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें हम बात करेंगे मल्टी फंक्शनल के बारे में। तो मल्टी फंक्शनल में हम लोग आज बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। अगर बात की जाए कि इंडियन की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, क्योंकि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेटिव सिस्टम की बात करें तो इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग फंक्शन जो है वो किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो पार्लियामेंट, हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे होता है। सारे स्टेटों में पार्लियामेंट जो होते हैं उसकी पोजीशन अगर बात की जाए तो सेंट्रल पोजीशन पे यहाँ पे पार्लियामेंट का होता है। और पार्लियामेंट की पोजीशन के साथ साथ ये पार्लियामेंट मल्टी फंक्शनल रोल यहाँ पे निभाता है, मल्टी फंक्शनल रोल भी निभाता है। अब अगर बात की जाए, ये अपनी एक्सटेंसिव पावर को यहाँ पे अलग अलग तरीके से इंजॉय करता है और इसके साथ साथ सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी जो भी फंक्शंस है उसको फुलफिल करने का यहाँ पे काम भी किसका होता है, पार्लियामेंट का होता है। तो यहाँ अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को अलग अलग एस्पेक्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फंक्शन लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, यानी कि जब पार्लियामेंट एज ए लेजिस्लेटिव की तरफ काम कर रहा है और दूसरी जब पार्लियामेंट के मेंबर एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे हैं उनके पावर एंड फंक्शंस क्या होंगे वो भी। और इसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। उसके बाद तीसरे चीज़ की बात करें तो फाइनेंशियल पावर एंड आपके फंक्शंस। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन। इसके बाद फिफ्थ बात करें तो जुडिशियल पावर एंड फंक्शन, सिक्स पॉइंट के मैं अगर बात करूं तो इलेक्ट्रल पावर एंड फंक्शन, और सेवंथ पॉइंट की बात करें तो कुछ अदर पावर एंड फंक्शंस की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी वो सिर्फ इन्हीं दोनों के ऊपर रहेगी, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस के ऊपर और एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शंस के ऊपर यहाँ पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है पार्लियामेंट में जो प्राइमरीली रोल होता है, जो भी जिनको हम चुन के भेजते हैं वो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। वहां पे जब पार्लियामेंट में वो लोग बैठे हैं तो किसकी तरह एक्ट करेंगे, लेजिस्लेटिव की तरह एक्ट करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक लॉ। तो वो जब वहां पे बैठेंगे तो पहला काम होगा भैया लॉ बनाना। क्या बनाना, कानून बनाना, ठीक है, फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्योंकि लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि कंट्री को गवर्नेंस किया जा सके। तो गवर्नेंस ऑफ कंट्री यानी कि कंट्री को चलाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा। और वो लॉ कहाँ पे बनता है, आपके पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट के पास तो उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है, यानी कि उसी के पास ही पूरी तरीके से पावर है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे बैठ के उसके पास पूरी तरह से पावर है। जो भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट है, यूनियन
लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करना, आपके नियम कानून बनाना, यानी कि लॉज को फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है भैया, आपके पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए इस टाइम पे प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो यूनियन लिस्ट में 98 सब्जेक्ट है जिनके ऊपर नियम कानून कौन बनाता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाती है। वहीं अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग में कितने थे, 97 सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर नियम कानून कौन बनाता था, आपके एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि पार्लियामेंट जो है नियम कानून बनाता था जब हमारी स्टार्टिंग हुई थी। इसके अलावा कुछ रेजिड्यूरी पावर भी होती हैं। रेजिड्यूरी पावर यानी कि जब ऐसी पावर जिनके ऊपर लॉ एंड जो नियम कानून है वो ना तो स्टेट बनाए, स्टेट के पास भी हो सकती है और वो सेंट्रल के पास भी हो सकती है, यानी कि कुछ ऐसी पावर जो बच जाती है लास्ट में वो किसके पास पहुंच जाती है, आपके सेंटर के पास जो है पहुंच जाती है। ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट नॉट इनमरेट इन द लिस्ट, यानी कि जो शेड्यूल 7 है, 7 शेड्यूल है, उसमें अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके इनोमरेटेड नहीं है तो वो सारी पावर किसके पास पहुंच जाती है, आपके पार्लियामेंट के पास पहुंच जाती है और पार्लियामेंट उसके ऊपर नियम कानून बनाता है। अगर बात करें इसके अलावा कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट के ऊपर भी कौन नियम कानून बना सकता है भैया, यहाँ पे यूनियन भी बना सकता है और इसके साथ साथ आपके स्टेट जो है वो भी नियम कानून यहाँ पे बना सकते हैं। अगर प्रेजेंटली में देखा जाए तो कनकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, आपके 52 सब्जेक्ट है, जबकि ओरिजिनली देखा जाए तो 47 सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे कनकरेंट लिस्ट में थे, लेकिन उसको बाद में इंक्रीज करके 52 सब्जेक्ट जो है किया गया। इसके बाद पार्लियामेंट हैज द ओवर राइडिंग पावर, यानी कि पार्लियामेंट के पास ओवर राइडिंग की भी पावर है। ओवर राइडिंग के इन द सेंस कि मान लीजिए कोई कनकरेंट लिस्ट पे सब्जेक्ट्स पे क्या कर दिया, स्टेट ने नियम कानून बनाया, ठीक है, उस स्टेट के नियम कानून को अगर मान लीजिए यूनियन का भी कानून आए और उसी के रिगार्डिंग आपके स्टेट का भी आए तो यहाँ पे प्रिवेल कौन होगा, आपके यूनियन ने जो भी नियम कानून बनाए उसको यहाँ पे प्रिवेल किया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक सिचुएशन बने तो उस केस में यहाँ पे जो नियम कानून बनाने की ताकत पावर सबसे ज्यादा रहेगी वो रहेगी यूनियन गवर्नमेंट के पास रहेगी। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट में भी इंटरफेरेंस कर सके, यानी कि अगर स्टेट चाहे तो स्टेट लिस्ट में भी, यानी कि सेंटर चाहे तो स्टेट लिस्ट में भी यहाँ पे क्या कर सकता है, इंटरफेरेंस कर सकता है। अगर स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट में यहाँ पे 59 सब्जेक्ट है, जबकि ओरिजिनली यहाँ पे कितने सब्जेक्ट थे, 66 सब्जेक्ट थे, लेकिन बाद में इसको चेंज करके 59 ही सब्जेक्ट अब रह गए। अब भाई ऐसे 5 सिचुएशन आते हैं जहाँ पे स्टेट के लॉ में यानी कि स्टेट लेजिस्लेटर में कौन इंटरफेरेंस कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। कौन कौन से ये 5 तरीके हैं, जरा मैं इनके लिए बात करता हूँ। पहला तरीका, जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करे टू अफेक्ट दैट, यानी कि एक ऐसा नॉर्मल मतलब ऐसा सरकमस्टेंस बने, अब नॉर्मल सरकमस्टेंस जहाँ पे राज्यसभा क्या करे, एक रिजोल्यूशन पास करे, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टेट में इंटरफेरेंस किसका हो सकता है, सेंटर का हो सकता है, यानी कि पार्लियामेंट का हो सकता है। दूसरा कंडीशन, जब यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, तो उस केस में यहाँ पे जो है सेंटर जो है इंटरफेरेंस कर सकता है स्टेट के लॉ में। ठीक है, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जब 2 या 2 से अधिक 2 और मोर स्टेट जॉइंटली क्या करे, रिक्वेस्ट करे किसी चीज पे आप नियम कानून बनाइए, रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से कि आप इस चीज पे नियम कानून बनाइए, तो उस केस में यहाँ पे बना सकते हैं। चौथी चीज क्या है, जब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को, यानी कि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया या ट्रीटी हो गई, उसको अगर लागू करना है, एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, तो उनको अगर लागू करना है, ट्रीटीज है, कन्वेंशन है, तो वहां पे स्टेट क्या कर सकता है, स्टेट की लिस्ट में यहाँ पे सेंटर पार्लियामेंट इंटरफेरेंस कर सकता है। और आखिरी फिफ्थ पॉइंट जो है,
जब प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे लगाओ, प्रेसिडेंशियल रूल लगा हो, तब उस केस में पार्लियामेंट जो है इंटरफेरेंस कर सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए ऑल द ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि जब पार्लियामेंट यहाँ पे सेशन में नहीं होती है तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस को इशू करता है। तो उसको 6 वीक के अंदर में, जब पार्लियामेंट दोबारा मिले तो 6 वीक के अंदर में उसको अप्रूवल मिलना चाहिए, अदरवाइज वो जो ऑर्डिनेंस है इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर उसको पार्लियामेंट का 6 वीक के अंदर में, जब वो रीअसेंबल हो उसके 6 वीक के अंदर में अगर उसको अप्रूवल नहीं मिला। अगर बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट के एक्चुअली में काम अगर देखा जाए तो वो स्केलेटन लॉ बनाता है। ठीक है, लॉ बनाता है, और वो कैसा होता है, एक ढांचे की तरह होता है। जैसे बॉडी में स्केलेटन होता है ना, और उसके बाद उसमें मांसपेशियां, त्वचा लगाने का काम, स्किन लगाने का काम, वो तो अलग होता है। तो पहले एक पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ बनाता है, स्केलेटन लॉ बनाता है, और उसके ऊपर जो डिटेल रूल है, डिटेल रूल कौन लेके आता है, डिटेल रूल जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव जो है इसके ऊपर डिटेल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, उस फ्रेमवर्क के ऊपर, यानी कि जो पेरेंट लॉ होती है उसके ऊपर बनाता है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव। ठीक है, डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके के रूल और रेगुलेशन को पहले पार्लियामेंट क्या करता है, एग्जामिन करता है। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव पावर और फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर और उसके फंक्शन की। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करती है। कैसी फॉर्म को, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है स्टेब्लिश करती है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, किस वजह से, अपनी पॉलिसीज एंड एक्ट के वजह से। यानी कि जो नियम कानून पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव बनाते हैं वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पार्लियामेंट यहाँ पे कंट्रोल, अपनी एक्सरसाइज कंट्रोल करता है किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और कैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करता है पार्लियामेंट, भैया पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आवर लेके आया है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर लेके आया है। ठीक है, इसके साथ साथ हाफ एन आवर लेके आए। इन सब के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मेरी पुरानी वीडियोस में प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ हाफ एन आवर डिस्कशन लेके आए। इसके बाद अगर बात की जाए तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। इसके बाद कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन के बाद नो कॉन्फिडेंट मोशन, सेंसर मोशन, और दूसरे तरह के डिस्कशन के द्वारा क्या करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है किसको, एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, और ये सुपरवाइज किया जाता है, इनकी जो एक्टिविटी है, हेल्प ऑफ कमेटी, कमेटी के द्वारा इनकी एक्टिविटी को क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। ठीक है, कमेटी के द्वारा इनकी एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी करते हैं उनको सुपरवाइज करने का काम जो है किया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आपके कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस हो गया, या कमेटी ऑन सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव हो गया, कमेटी ऑन पिटिशंस हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, इनको सुपरवाइज करने का काम जो है यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर हम मिनिस्टर की बात करें तो मिनिस्टर जो होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, आपके पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर।
पर्टिकुलर की जनरल में बात करें तो पार्लियामेंट में, और पर्टिकुलरली की बात करें तो लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा में पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो केसेस में यहाँ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल की बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हर एक मिनिस्टर की इंडिविजुअलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इफिशियंस एडमिनिस्ट्रेशन करे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर। यानी कि इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर एक मिनिस्टर की, ईच मिनिस्टर की यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ईच मिनिस्टर की, हर एक मिनिस्टर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडिविजुअल तरीके से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इफिशियंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव को इफिशियंट तरीके से इम्प्लीमेंट करे, इफिशियंट तरीके से क्या करे, यहाँ पे जिस जो भी चार्ज है वो करें, ठीक है। इसका मतलब है उनको अपनी ऑफिस को अगर लंबे समय तक बनाए रखना है, यानी कि कोई भी मिनिस्टर को ऑफिस में अगर लंबे समय तक बनाए रखना है तो उनके पास मेजोरिटी, या फिर हम कहें जिसको कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा में। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी ऑफिस से तभी निकाला जा सकता है जब इनके द्वारा नो कॉन्फिडेंट मोशन अगर पास किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनको अगर अपनी ऑफिस से निकालना है तो सबसे पहले नो कॉन्फिडेंट मोशन को पास करना पड़ेगा। यहाँ लोकसभा जो है, यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपीरियंस के वजह से, यानी कि लोकसभा कैन ऑल्सो एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंट इन गवर्नेंस, अलग अलग तरीके से यहाँ पे कॉन्फिडेंट को हम लोग कह सकते हैं लैक कर रहा है। किन किन तरीके से, जरा इनको देखने की कोशिश कर। अगर मैं इनके लैक की बात करूँ तो लैक कहाँ कहाँ करते हैं, जिन पे जो है यहाँ पे इनके लिए कॉन्फिडेंट मोशन जो है लेके आया जा सकता है। पहली चीज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पहली चीज की, तो ये बात करता है हमारे बाय नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो मोशन ऑफ थैंक्स दिया जाता है, अगर वो मोशन ऑफ थैंक्स को अगर यहाँ प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन में पासिंग नहीं किया जाए तो यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन जो है लाया जा सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, जब मनी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मनी बिल अगर रिजेक्ट होता है या पास नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया जा सकता है। तीसरी कंडीशन, जब सेंसर मोशन या एडजर्न मोशन लाया जाता है, सेंसर मोशन और एडजर्न मोशन, इसके बारे में डिटेल मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट किसी वाइटल इशू को मैनेज करने में यहाँ पे क्या हो जाती है, डिफीट हो जाती है, डिफीटिंग द गवर्नमेंट ऑन वाइटल इशू, वाइटल इशू को मैनेज करने में यहाँ डिफीट हो जाती है तो उस केस में। और जो पांचवा, अगर कहीं पे कट मोशन अगर पास किया जाता है, तो जब कट मोशन पास किया जाएगा तो उस केस में जो है यहाँ पे नो कॉन्फिडेंट मोशन जो है इनके लिए लाया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी सेड टू बी सिलेक्ट ऑफ द ग्रुप विच फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी कि पहली फंक्शन पार्लियामेंट की ये कहती है कि उस ग्रुप को आप चुनो, सिलेक्ट करो, जो कि एक गवर्नमेंट बना सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है, उसको सस्टेन कर सकती है और लंबे समय तक उसको कॉन्फिडेंट बना के रख सकती है ताकि उसको कोई निकाल ना सके। अगर पीपल चाहे तो उसको नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेगा तो लोग चाहेंगे तो वो अगले सेशन के लिए, यानी कि अगले जनरल इलेक्शन में उसका जवाब कौन देगा, लोग यहाँ पे अपनी वोटों से देने की काम करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की है मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें हमने बात की लेजिस्लेटिव पावर फंक्शन एंड एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन के बारे में। तो अब आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।